सो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और लेनार्ड्स एटॉमिक मॉडल। लेनार्ड्स एटॉमिक मॉडल उतना काम का तो है नहीं, बस हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हेडिंग डालते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। वीडियो के स्टार्ट होने से पहले एक क्वेश्चन तो मिल गया होगा, ट्राई करना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर के बारे में बात करेंगे। चलो, तो अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिक्कत क्या था? जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कैसा घूम रहा है? ऐसा स्पाइरल पाथ में घूम रहा है और न्यूक्लियस के अंदर जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ये था प्रॉब्लम। तो नील बोर आए और अपना पोस्टुलेट दिया। तो सबसे पहले इसी चीज को उन्होंने क्या क्या सॉल्व किया। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये डिस्क्रीट पाथ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है। जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ये पहला पाथ, ये देखो दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा, ऐसे सेल जा रहा है ना। तो उन्होंने कहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसी सेल में ही रहेगा। और यहाँ पे इसका एनर्जी क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड एनर्जी। अगर ये फिक्स्ड एनर्जी है तो इसके लिए इसका और एक नाम क्या है? स्टेशनरी सेल भी कहा जाता है। स्टेशनरी सेल कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, दुनिया का नियम है कि कोई भी चीज मिनिमम एनर्जी में अगर रहा तभी जाके वो क्या है? स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी कैसा देखा जाता है? कोई भी चीज अगर कहां पे रहा? मिनिमम एनर्जी पे। जितना ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन जितना अंदर रहेगा ये उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। ये क्या है? स्टेबल होगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको एनर्जी दिया तभी जाके ये क्या हुआ? ये स्टेट में गया। और इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। मिनिमम एनर्जी स्टेट से अगर हम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन अगर नेक्स्ट सेल में अगर जंप कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। और जो स्टेबल स्टेट है इसी का नाम है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। अभी और एक बात समझो, यहाँ पे तो मैंने कितना दिखाया? 1 2 3 सेल दिखाए। एक्चुअल में ये n नंबर के सेल्स होते हैं, ऐसे इनफाइनाइट सेल्स होते हैं। जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि कितने होते हैं। ये n नंबर के ऐसे सेल्स होते हैं। अभी इन सेल्स का नील बोर ने नाम दिया था। पहला जो सेल है ये है K सेल, दूसरे को L सेल, तीसरे को M सेल, ये N सेल, यहाँ पे KLMNO सेल, PQ, इस तरह से नाम दिया गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ सेल। सेल का नंबर देखते हैं और यहाँ पे उसका नेम देखते हैं। नेम ऑफ सेल, इसका नाम देखेंगे, ठीक है। अगर पहला सेल रहा इसका नाम क्या है? के सेल। अगर दूसरा सेल रहा, सेकेंड सेल अगर है तो इसका नाम क्या है? एल सेल। अगर थर्ड रहा तो KLM सेल। 4 रहा तो N सेल, एंड फॉलोड बाय इस तरह आगे है। नेक्स्ट, यहाँ पे ना हम अपने मर्जी से इलेक्ट्रॉन को फील नहीं कर सकते। मान लीजिए सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल स्टेट है। सारा का सारा यहाँ पे दे दिए, ऐसा नहीं होता। हर सेल का अपना अपना इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होता है। तो पहला जो सेल है
ये 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पे 32 देन उसके बाद 50 ऐसा कुछ होता है। तो याद रखने का जरूरत नहीं है, तो इसलिए नील बोर ने एक इसके लिए फॉर्मूला भी दिया था। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल is given by the formula 2n का स्क्वायर, where n equal to number of shell। जो सेल का इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी अगर तुम्हें चेक करना है, क्या पुट करो? 2n स्क्वायर में पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मान के चलो मैं पहला सेल का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। थोड़ा सा है, एक दो बार प्रैक्टिस करने से हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है अभी के लिए। जैसे जैसे आगे आगे पढ़ोगे, हायर क्लासेस में जाओगे, इसके बारे में जो इसके अंदर का जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में पढ़ोगे। अभी तो बस थ्योरी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हुआ? 2n स्क्वायर। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहला जो सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, n की जगह पे 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आया सेकेंड सेल का बारी। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी हिसाब से 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। फॉलोड बाय 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं फिफ्थ सेल का बात करता, KLMNO सेल, यहाँ पे कितना? 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही था नील बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी आते हैं थोड़े से एग्जांपल्स में। चलो, जैसे कि सबसे पहला हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। किसके लिए? सबसे पहले बनाएंगे हम नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन। दूसरा रहेगा नियन के लिए, और चलो यहाँ पे दूसरा कर दो, इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे उससे पहले बना दो हाइड्रोजन के लिए, एंड पांचवा बनाओ सोडियम के लिए, और एक बना देते हैं, ठीक है, और एक बना दें क्या? तो बना दो सल्फर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे जानना होगा कि ये जो एटम्स हैं इनमें कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन में रहता है 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में रहता है 7 इलेक्ट्रॉन, नियन में रहता है 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में रहता है 11 इलेक्ट्रॉन, एंड सल्फर में रहता है 16 इलेक्ट्रॉन। ये सब वैल्यूज हमें याद रखना है। तुम्हें 1 से लेके 30 तक याद रखना है कि कौन सा एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हर एक एटम में अपना अपना इलेक्ट्रॉन काउंट रहता है, देखेंगे हम। सबसे पहला देखो, हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H से। H से रिप्रेजेंट किया, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये रहा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और दिस इज द K सेल। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को तुम कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन होगा कहाँ पे? ये सर्किल के अंदर ही होगा। समझो इस चीज को। ये क्या है? उसका सेल है। कुछ यहाँ पे देखो, ये क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस, और इसमें क्या है? प्रोटॉन्स हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? शेल। ठीक है, अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? के सेल में है,
तो K सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेल्स में किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड होके हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम देखेंगे ये सब जो है एटम्स, उनका क्या बनाएंगे, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। दूसरा आता है कौन, यहाँ पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये पहला गया दूसरा। नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम N से, ये इसका सिंबल है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझो इस चीज को। सबसे पहला तो बात आया यहाँ पे न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस, अब K सेल, ये रहा K सेल। K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 नंबर के इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो 2 को फिल करो, एक यहाँ पे और एक कहीं पे भी हो सकता है। मैं इसको यहाँ पे, ताकि अच्छा दिखे, मैं इसको यहाँ पे फिल किया। क्लियर। अब 7 इलेक्ट्रॉन को हमें बिठाना है। यहाँ पे कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी के जो 5 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट सेल में जाएंगे, L सेल में चले गए। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। समझ में आया। कुछ नाम देखो अगेन, ये क्या है, K सेल है, ये क्या होगा, L सेल होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये उसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब क्या यहाँ पे और सेल्स नहीं है, हाँ है। देखो यहाँ पे K L M सेल है, N सेल है, O सेल है, बाकी सब सेल्स अभी भी हैं। लेकिन हम कौन सा बना रहे हैं, जहाँ पे एक एटम स्टेबल है, मतलब जहाँ पे लोएस्ट, कम से कम एनर्जी पे है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के अगर यहाँ पे दे दिया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का क्या है, मतलब ये लोअर एनर्जी में भी रह सकता था, लेकिन हमने इसको कहाँ पे रखा है, हायर एनर्जी पे रखा है। यहाँ पे अगर रहा तो इसलिए ये क्या होगा, थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। हम हमेशा स्टेबल एटम्स को ही ड्रॉ करेंगे। तो और इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। आउटरमोस्ट सेल जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। तो नाइट्रोजन के लिए वैलेंस सेल कौन सा है, L सेल है। हाइड्रोजन के लिए वैलेंस सेल कौन सा है, K सेल है ना, क्योंकि यहाँ पे और भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तो नहीं है स्टेबल स्टेट में। तो इसलिए वैलेंस सेल कौन सा है, K सेल है, यहाँ पे L सेल है। हो, वैलेंस सेल तो समझ आया। वैलेंस का मतलब क्या, आउटर मोस्ट। वैलेंस का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट। अगर वैलेंस सेल K सेल है तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कितना है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे वैलेंस सेल अगर L सेल है तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। वाह, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो बहुत काम का चीज है, हम इसका यूज करेंगे आगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है नियन का। नियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ne से। Ne से, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो बनाओ। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस, देन K सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2। अब यहाँ पे जगह है नहीं, तो सारा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएगा, बाकी के एटम में, बाकी के सेल में जाएगा। फिल करो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, K2L8। वैलेंस सेल कौन सा है, L सेल है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट नियन गया। अब यहाँ पे बात करते हैं सोडियम के लिए। सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो बीच में आया न्यूक्लियस। अब पहला सेल, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देन बाकी के सब कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट सेल में जाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझो इस चीज को, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है लाइट के स्पीड में, लगभग लाइट के स्पीड में इतनी जोर से मूव करते रहते हैं, तो हम यहाँ पे उनका लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर सकते। मैं बस क्या दिखा रहा हूँ, एक बस यहाँ पे मैं रख रहा हूँ इसीलिए ताकि ये अच्छा दिखे। लेकिन तुम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कहीं पे भी तुम रख सकते हो, लेकिन कितना दिखाना है तुम्हें, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 2, 8, 10 हो चुका है, और ये कितना चाहिए, अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलो नेक्स्ट सेल बनाओ और यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, यहाँ पे फिल कर दूंगा। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, K सेल में 2 रहा, L सेल में कितना रहा, 8 रहा, और M सेल में कितना रहा, KLM। तो M सेल में कितना रहा, 1 इलेक्ट्रॉन रहा। वैलेंस सेल कौन सा है, M सेल है, वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सोडियम का, 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस वन। क्लियर। एंड इसी हिसाब से नेक्स्ट बात करते हैं किसका, यहाँ पे कर देते हैं सल्फर का। सल्फर को रिप्रेजेंट किया जाता है S से, ये रहता है 8। 8 नहीं, 16। जल्दी जल्दी करना। दो, 10, ये रहा किसका, सल्फर का स्ट्रक्चर। अब K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8, M सेल में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। वैलेंस सेल कौन सा है, M सेल है वैलेंस सेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम कहते हैं बोर ब्यूरे स्कीम। बोर ब्यूरे स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि फ्यूचर में इसको कुछ और पढ़ोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस हिसाब से नहीं पढ़ोगे। ये सिर्फ कहाँ तक है, बच्चों के लिए वैलिड है। जब बड़े हो जाओगे तो इसमें और डिटेल यहाँ पे ऐड करोगे तुम लोग। तो अभी के लिए क्या है, बोर ब्यूरे स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फ्यूचर में जाके एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ोगे। ठीक है, अब कुछ चीजें जान लो यहाँ पे। यहीं पे बता देता हूँ। ये क्या है हमारा, वैलेंस शेल। इसको कहा जाता है, एक अंदर वाले सेल को कहा जाता है पेनल्टीमेट सेल, PENULT
पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है, और उसके और अंदर वाले को हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। क्लियर? नोट्स में लिख लेना इसको। वैलेंस सेल, उसके एक अंदर को हम पेनल्टीमेट कहते हैं, उसके और एक अंदर को हम क्या कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद रखना कि किसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। देखो ना, याद रखना पड़ेगा, अगर एक है तो हाइड्रोजन मिल जाएगा तुम्हें चार्ज, अगर 2 है तो हीलियम, 3 है तो लिथियम, 4 5 6 7 8 9 10, बेरी, लियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, FeORine, एंड यहाँ पे नियन। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देन यहाँ पे फॉस्फोरस, सल्फर, 17 पे क्लोरीन, एंड यहाँ पे आर्गन, देन यहाँ पे 19 पे पोटेशियम, एंड यहाँ पे कैल्शियम। नेक्स्ट 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यहाँ पे 30। 21 में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, देन वेनेडियम, देन यहाँ पे क्रोमियम, देन यहाँ पे मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट निकेल, और यहाँ पे कॉपर, और यहाँ पे जिंक। अभी ये तो गए, तुम्हें ये सब इनके नंबर्स याद रखना है, उसके साथ साथ इनके जो सिंबल है उसको भी याद रखना है। ये रहा H से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये HeLi, Be, BC, NO, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, T, S, Cl, Ar, K, Ca, Sc, Pi, V,
CR MN FE CO NI CO CU and ZN। तो ये सब याद रखना है पूरा का पूरा। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब में तुम्हें वीडियो मिल जाएंगे, ताकि शॉर्टकट है जिसको याद रखना। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग शॉर्टकट अप्लाई करो, पूरा इसको लर्न करो पूरा इसको, ठीक है। सो ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में हम आगे की क्लास में देखेंगे कि इनमें और क्या क्या है। थोड़ा सा और बचा है बोर्स थ्योरी और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी तो हमें देखना है, तो न्यूट्रॉन्स को देखेंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड थ्योरी में अप्लाई करेंगे कि किस तरह से आयंस क्या है, उनके स्टेबिलिटी। सबसे अभी तो मेन प्रॉब्लम यही है ना कि एटम स्टेबल कैसा है, उसके बारे में हमें जानना है। तो बोर्ड थ्योरी बताता है कि एक एटम स्टेबल क्यों है, और दूसरा था कि स्पेक्ट्रा कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे भी हल्का फुल्का हम देखेंगे कि किस हिसाब से स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आ रहे हैं। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।